जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे इतिहास सब्जेक्ट को और इतिहास सब्जेक्ट के तहत हमने सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं और ये आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं तो भैया इनसे क्या है, रुपए पैसे से रिलेटेड चीज। ठीक है, यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी को जानेंगे हम। ठीक है, इकोनॉमी को कि कौन सी चीजें आयात करते थे, कौन सी चीजों का ये निर्यात करते थे। ठीक है, निर्यात करते थे, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो व्यापार है कौन सी प्रणाली के तहत करते थे। तो भैया ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार करते थे। यानी ये जो व्यापार कर रहे हैं तो इनकी भैया प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय। वस्तु का मतलब क्या है, चीजें, और विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, यानी अदला बदली। ठीक है, चीजों का बदलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है। ठीक है, मेरे पास मार्कर है, आपके पास कॉपी है। ठीक है, अब मेरे पास मार्कर क्या है, 3-4 हैं, आपके पास कॉपियां 3-4 हैं, आपको बस एक की जरूरत है और मुझे भी एक ही मार्कर की जरूरत है। ठीक है, अब मुझे लगा यार मैं कॉपी ले लूं। ठीक है, तो मैंने आपको मार्कर दे दिया और आपसे कॉपी ले ली। ठीक है, आपसे कॉपी ले ली, तो वस्तुओं का अदला बदली, इसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये जो व्यापार करते थे भैया वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे। हड़प्पावासी आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। देखिए हड़प्पावासी आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या है, अंदरूनी। ठीक है, आंतरिक का मतलब अंदरूनी। जैसे इनके जो शहर हैं, ठीक है, इनके जो शहर हैं, जैसे आपका मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, आपका कालीबंगा हो गया, ठीक है, रोपड़ हो गया, तो ये जो शहर हैं इसके, ठीक है, शहर हैं, नगर हैं, तो ये आपस में क्या करते थे, व्यापार करते थे, जिसे क्या बोला गया है, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक व्यापार। बाह्य, बाह्य का मतलब है इनके अंतरराष्ट्रीय सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध पाए गए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सभ्यताओं के साथ भी भैया व्यापारिक संबंध पाए गए हैं। जैसे आपकी चीन की सुमेरियन सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया, मिस्र की मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इनके साथ ये कौन से मार्ग से भैया, तो याद रखना जल मार्ग से व्यापार करते थे। ठीक है, किससे भैया, जल मार्ग से। ठीक है, याद रखना जल मार्ग से व्यापार करते थे। अच्छा, जो मेसोपोटामिया है ना, तो मेसोपोटामिया से हमें एक पत्र मिला है। ठीक है, पत्र मिला है जिसे क्या बोला गया है, मेसोपोटामिया के लेख। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया का लेख बोला गया है और उस लेख में ना कुछ चीजें मिली हैं। जैसे एक शब्द हमें मिला है मेहलुआ। ठीक है, तो मेहलुआ का जो अर्थ है, ठीक है, जो हमारे इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने जो अर्थ निकाला है, तो उन्होंने बोला ये मेहलुआ जो बोलते थे ना, हड़प्पा चित्र को बोलते थे, यानी हड़प्पा वासियों को क्या बोला इन्होंने, मेहलुआ बोला। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि हड़प्पा मेहलुआ शब्द का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऐसे ही इन्होंने जो दिलमुन है, दिलमुन किसके लिए यूज किया था, आज का जो बहरीन है, ठीक है, बहरीन के लिए। मगन किसके लिए यूज करते थे, मगान किसके लिए यूज करते थे, ओमान। ठीक है, ओमान के लिए। और ये लोग कृषि तथा पशुपालन दोनों किया करते थे। यानी ये जो लोग हैं तो ये लोग भैया कृषि भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, यानी पशुओं को भी पाल रहे हैं। ठीक है, और वहां से क्या हो रही, अर्निंग हो रही है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। हड़प्पा में उगाई जाने वाली फसलों में से अब तक 9 फसलों की जानकारी हो चुकी है। देखिए जो हड़प्पावासी हैं, हो सकता है वो 9 से अधिक फसलों को उगाते हो, है ना, मगर हमारे जो इतिहासकार हैं तो उन्होंने जो जानकारी हमें दी है तो उन्होंने बोला है कि अब तक हम 9 फसलों को जान चुके हैं, यानी हड़प्पा की फसलों को, जो हूबहू हमारी फसलों जैसी हैं। जैसे उसमें क्या हो गया, आपका गेहूं है, जौ है, ये क्या है, ये मुख्य फसलें हैं, यानी इनका जो है ना, इनकी कृषि ये सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, कपास हो गया आपका, तरबूज है, मटर है, तिल है, राई है, ऐसी सारी वो होती है। ठीक है, ऐसी सारी फसलें हैं आपकी, तो टोटल मिलाकर 9 है। वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी फसलें उगाई जाती थी, तो भैया 9 ही मार के आना है। ठीक है, 9 मार के आना है। इन लोगों ने बाजार एवं व्यापार दोनों को उन्नत किया था। देखिए जहां के बाजार उन्नत होंगे वहां का व्यापार ऑटोमेटिकली उन्नत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान शहर में है और आपका एक दोस्त है, उसकी दुकान गांव में है। ठीक है, गांव में है, दोनों की सेम ही दुकान है, टेलर की दुकान, मान लीजिए टेलर की दुकान है। ठीक है, टेलर की। तो शहर में क्या है, शहर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, कस्टमर्स भी मिलेंगे, बट गांव वाला उसका क्या होगा, उसका क्षेत्र लिमिटेड होगा, है ना, लिमिटेड क्षेत्र होगा, जिसकी वजह से क्या है, लिमिटेड लोग ही उस तक पहुंच पाते होंगे, लिमिटेड लोग ही। तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, है ना। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आपकी दुकान किसी ऐसी जगह पे है जो उन्नत बाजार माना जाता है, उन्नत बाजार का मतलब ऐसा जैसे चांदनी चौक हो गया, है ना, चांदनी चौक पे क्या है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, अगर आपकी वहां पर दुकान है तो काम आपको भरपूर मिलेगा, जबकि गांव में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए भैया जहां के बाजार ना, जहां के बाजार उन्नत होते हैं वहां के व्यापार अपने आप ही उन्नत हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, मान लीजिए आपको होटल बनवाना है, अब आपने होटल कहीं ऐसी जगह पर बनवाया जो बाजार कैसा है, बहुत ज्यादा उन्नत है, और एक होटल आपने गांव में बनवा दिया, तो बताइए गांव में कोई आता ही नहीं है, तो होटल में रुकेगा कौन, और आते कौन है, आते वही लोग हैं जिनके रिलेटिव्स वहां रह रहे हैं या खुद गांव वाले हैं। तो रिलेटिव्स आएंगे तो वो तो भैया अपने रिश्तेदार के घर ही रुकेंगे ना, होटल में थोड़ी ना रुकेंगे। जबकि आप चांदनी चौक जैसी जगह पे क्या है, होटल डालते हो, तो वहां पर क्या है, देश विदेश के लोग तक आते हैं
और वो एक एक दो दो, ठीक है, एक एक दो दो महीने तक रुक के जाते हैं, तो वहां पर क्या है, होटल से आपकी अर्निंग होगी। तो इसीलिए जब आपका बाजार क्या है उन्नत होता है तो व्यापार भी उन्नत हो जाता है, और इन लोगों के बाजार और व्यापार दोनों ही उन्नत किस्म के थे, ठीक है। इनके यहाँ दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी, यानी जो ये व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली से तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वस्तुओं की वैल्यू लगाने के लिए कि किसी वस्तु की कितनी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाय है, ठीक है, आपके पास 3 बकरियां हैं, अब आपको गाय चाहिए और मुझे क्या चाहिए, बकरियां चाहिए। अब आपकी जो बकरियां हैं उनकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है, वैल्यू कम है। अब मैं गया तो मैंने बोला आप मुझे बकरियां दे दो, ठीक है, आपने बोला हाँ चलो आप मुझे गाय दे दो, हमें गाय की जरूरत है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा भैया मैं तो 3 बकरी लूंगा, आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं 2 ही बकरी दे पाऊंगा, और हमारी बात बन गई। मैं क्या है एक वस्तु आपको दी, 2 ले ली, मगर यहां पर गिनती नहीं, गिनती वाली बात नहीं पकड़नी है, चीज को समझो कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु लेना, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो मैंने बकरियां वहां से ले ली, वो एक वस्तु है, संख्या में 2 है बट वस्तु तो एक ही है, और गाय उसे दे दी, ठीक है, गाय उसे दे दी। तो यहां पर आपने देखा कि जो वस्तुओं की जो संख्या है अगर हम उसे काउंट करें तो उनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग होती है, ठीक है, वैल्यू अलग अलग होती है। तो कौन सी भैया, दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। मापन, ठीक है, 16 के गुणज में था, यानी मापन का मतलब है माप तौल। जैसे हमने कोई चीज लेने जाते तो हम किलो में लेते हैं ना, किलो में लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये लोग थे तो ये 16 बोलते थे, ठीक है, एक को क्या बोलते 16। जैसे मान लो हमारी यूनिट क्या है, किलो है, मैंने इनकी भी यूनिट को किलो मान लिया, ठीक है, किलो। अब अगर मुझे अपनी वाली यूनिट में 1 किलो चाहिए तब मैं यही तो बोलूंगा 1 किलो, लेकिन अगर इनकी वाली यूनिट में चाहिए तब मैं भैया कितना बोलूं, 16 किलो, है ना, 16। इनका तो हमारा 1 के बाद 2 आएगा, इनका 16 के बाद क्या आएगा, सीधा 32 आ जाएगा, है ना, 32 के बाद 48 आ जाएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये भैया क्या है, ये आपका 16 का पहाड़ा है, 16 का गुणज है, 32 का मतलब है 2 किलो हमारी वाली यूनिट में, ठीक है। तो याद रखना इनका जो मापन है यानी नापतोल की जो वो है भैया, वो क्या है, 16 के गुणज में थी, और इनके यहाँ कौन, दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग यही हुआ था। देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, तो विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती की गई है इन्हीं लोगों ने की है, ठीक है, इन्हीं लोगों ने की है, इसीलिए इन लोगों को प्रथम कपास उत्पादक भी बोला जाता है, ठीक है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए जो सैंधववासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं तो वो मीठा, ठीक है, मीठी चीज खाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, शहद का, क्योंकि गन्ने के अभी तक साक्ष्य भी नहीं मिले हैं जो आप क्या है उससे शुगर बना पाओ, ठीक है। घोड़े के अस्तित्व की जानकारी नहीं है, यानी इतिहासकारों ने माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, इसमें घोड़ा नहीं पाया जाता था, लेकिन एक आपकी जगह है, क्या है, नाम क्या है, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा से अपवाद स्वरूप घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी ये जो स्थान है सुरकोटड़ा, तो यहां से क्या है, घोड़े की अस्थियां मिली हमें, ठीक है। घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो याद रखना भैया सुरकोटड़ा से, ठीक है, सुरकोटड़ा से। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग, इनके जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे तो सामान्यतः ये उन पर लाल रंग किया करते थे, ठीक है, वो आपको ऑप्शन में काला नीला देगा, तो लाल रंग याद रखना है। और अगर बर्तनों की बात करोगे तो बर्तन भैया इनके तांबे के, कांसे के भी हुआ करते थे, ठीक है, मिट्टी, तांबा, कांसा सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका अंतरराष्ट्रीय सभ्यताओं के साथ भी व्यापार पाया गया है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, आयातित वस्तुएं पूछ लेता है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कहां से क्या चीज मंगाते थे, ठीक है, वो स्थानों के नाम पूछ लेता है। भाई यहां पर लिखी हुई है भैया आयातित वस्तुएं हैं, ये स्थान है, ठीक है। यानी सिंधु काल में विदेशी व्यापार, विदेश से क्या क्या खरीदते थे ये लोग, तो तांबा, तो तांबा ये कहां से खरीदते थे, खेतड़ी। खेतड़ी आपका कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है आपका खेतड़ी, वहां से क्या लेना है, तांबा। बलूचिस्तान और ओमान, ठीक है, ये याद रखना, तांबा कहां से लेना भैया, खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। अगर मैं चांदी की बात करूं, ये दोनों देश है ना, इनको अच्छे से याद रखना, थोड़ा अच्छे से रखना, 3-4 इसी से याद हो जाएंगे। चांदी, तो चांदी आपकी अफगानिस्तान और ईरान से लेते थे। देखो जहां से चांदी ले रहे हैं वहीं से ये टिन ले रहे हैं, ठीक है, टिन। तो अगर चांदी यहां से ली तो टिन भी यहां से लेंगे, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। तो चांदी और टिन एक जगह से ले रहे हैं और वहीं से ये सोना भी ले रहे हैं। सोने में क्या आ जाएगा आपका, बस एक कर्नाटक जोड़ देना, ठीक है, कर्नाटक जोड़ देना है। कर्नाटक में आपने सुना होगा कोलार और हट्टी, है ना, कोलार और हट्टी खाने हैं, वहां से क्या है, सोना निकलता है। केजीएफ मूवी भी इस पे बनी हुई है, ठीक है, सोना निकलता है। तो चांदी हो गई, सोना हो गया, टिन हो गया, याद रखना है अफगानिस्तान, ईरान, बस सोने में कर्नाटक को जोड़ देना। गोमेद, गोमेद के ये मनके बनाते थे, मनके मतलब सजने सवरने की चीजें, ठीक है, मनके बनाते थे। और वो कहां से भैया लेते थे गोमेद, तो वो सौराष्ट्र से लेते थे, सौराष्ट्र मतलब आज का गुजरात। लाजबर्द कहां से है, मेसोपोटामिया से लेते थे। और शीशा कहां से खरीदते थे ये भैया, ईरान से खरीदते थे, ठीक है। ये आयातित वस्तुएं हैं, इनको आप याद रखना, पूछता है डायरेक्ट। अब देख लेते हैं इसकी धार्मिक स्थिति को। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, यानी इतिहासकारों ने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग धार्मिक नहीं थे, हाँ ये धार्मिक थे, ये पूजा भी करते थे, ठीक है, पूजा भी करते थे। तो हम कह सकते हैं धर्म की महत्ता स्थापित, यानी धर्म को ये लोग मानते थे। अब पूजा भैया किसकी कर रहे हैं, जैसे वृक्ष हो गया, पशु हो गए, देवी व देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। वृक्ष हो गए, पशु हो गए, देवी व देवताओं की क्या है, पूजा करते थे, बट मंदिर नहीं होते थे, ठीक है, मंदिर नहीं है। इनके यहाँ जो देवियां हैं ना, तो देवियों की संख्या देवताओं से ज्यादा है, ठीक
ठीक है। इनके यहाँ जो देवियों की संख्या है, यानी देवियों की जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनकी संख्या देवताओं की मूर्तियों से ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या माना है कि इनका जो समाज था वो भैया कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और याद रखना इसमें जो है स्त्री, जो स्त्री है ना, स्त्री की बहुत इज्जत की जाती थी, ठीक है, स्त्रियों की बहुत इज्जत की जाती थी। जैसे आपका क्या है, जैसे हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये कहां से प्राप्त हुई, हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, ठीक है। उर्वरता की देवी, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गर्भ से एक पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है, उसी को क्या बोला गया है, उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी बोला गया है। और ये आपको कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। देखिए मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ, तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियोज में जान रहे हैं। पहले हम इनकी आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कंडीशंस को जान लें, ठीक है, कंडीशंस को जान लें। एक सींग वाला भेड़ पवित्र व पूजनीय था। इनके यहाँ पर भैया क्या पाया जाता था, तो एक सींग वाला भेड़ पाया जाता था। और जो वो भेड़ है ना वो पवित्र था, उसे बहुत पवित्र पशु माना गया है इनके यहाँ, और उसकी ये पूजा करते थे, पूजनीय था। और किस किस की पूजा करते थे, तो आग शिव हो गए, ठीक है, आग शिव की मूर्ति मिली है तो उसकी पूजा करते थे। कुबर वाला सांड, आपने सांड देखा हुआ जिसका ना कुबर टाइप का निकला हुआ होता है, ठीक है, कुबर टाइप का, उसकी भी पूजा करते। लिंग व योनि की भी पूजा करते थे। देखिए लिंग व योनि की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि ये लोग मानते थे कि ये जो चीजें है ना, इन चीजों से हमारी क्या है, सृष्टि की रचना होती है, ठीक है, सृष्टि की रचना होती है। और हमारी जो जाति है, ठीक है, हमारी जाति है ये अगले क्रम में बढ़ती रहती है, ठीक है, अगले क्रम में बढ़ती रहती है। तो गाइस आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति व धार्मिक स्थिति के बारे में जाना। इससे अगले वाले वीडियो में हम इसके राजनीतिक स्थिति और इसका पतन कैसे हुआ, यानी ये जो सभ्यता, ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।